हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत त्रिवेदी विदुर आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आईएएस और पीसीएस मेंस के समान अध्ययन के एनालिसिस का यह तीसरा वीडियो है और आज हम समान अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आईएएस और पीसीएस के इस प्रश्न पत्र में क्या अंतर है, क्या हमें पीसीएस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वीडियो शुरू होने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जो भी लगे वो कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल मिल जाए आपको। तो अब समय ना गंवाते हुए हम लोग आते हैं सीधा, आज एनालिसिस करेंगे कि क्या दोनों में समानता है, क्या अंतर है। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है इस पेपर में। अगर हम आईएएस और पीसीएस दोनों की बात करें तो दोनों ही पेपर में हम पाते हैं समान अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 5 टॉपिक मुख्य रूप से हैं, या ये कहें 5 विषय मुख्य रूप से हैं। वो है पहला इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा है सोशल इशू, तीसरा है गवर्नेंस, चौथा है इंटरनेशनल रिलेशन और अंतिम में करंट अफेयर। करंट अफेयर आईएएस में सच एज वर्णन नहीं है, लेकिन पीसीएस में एक लास्ट का टॉपिक है पीसीएस का, और उसमें करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं के बारे में दिया गया है। लेकिन इस पूरे सिलेबस में, इस प्रश्न पत्र के पूरे सिलेबस में करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बात है कि करंट अफेयर जो आएगा वो इन्हीं चारों से आएगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से या तो आएगा या सोशल इशू से आएगा। सबसे ज्यादा जो आता है करंट अफेयर का वो सोशल इशू से है, फिर गवर्नेंस से भी करंट अफेयर ही आता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी करंट अफेयर ही आता है। अगर आपको थोड़ा स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, थोड़ा परंपरागत चीजें मिलेंगी, तो वो केवल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिलेगी। अन्य तीनों इश्यूज में आपको करंट अफेयर ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए इस पेपर को मुख्य रूप से हम करंट अफेयर का पेपर कहते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका पूरा सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो ये पेपर हमारे सामने है। इस पेपर में पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक टॉपिक है। अब हम इसको देखते हैं पीसीएस में क्या टॉपिक है। पीसीएस का ये हमारे पास सामने है। इसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल, इसमें जो सारा इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, ये सारा चीज़ है। जो एक्स्ट्रा है वो है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ढंग से देखेंगे, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने पीसीएस में एक्स्ट्रा टॉपिक उसको एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो इस टॉपिक में जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक रूप से कैसा विकास हुआ। अंग्रेजों के समय, विशेष रूप से 1857 के बाद भारतीय संविधान का कैसा विकास हुआ है, इवोल्यूशन जो है वो हमें पढ़ना है। उसका फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं हमें पढ़ना है, फिर संविधान का अमेंडमेंट्स पढ़ना है, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको पढ़ना है, और मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको पढ़ना है। यानी कि जो संविधान का जो अभी तक का पूरा विकास है, पहले टॉपिक का जो सार है वो ये है कि संविधान जैसे जैसे विकसित हुआ, जब बना उसके पहले कैसे विकसित हुआ, और जब बनने के बाद आज तक क्या क्या विकास हुआ।
यानी कि ये पूरी संविधान की लंबी यात्रा का वर्णन करने वाला ये टॉपिक है। इस संविधान की यात्रा में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा योगदान है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें टीचर्स में एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। हालांकि ये पूरा टॉपिक इस चीज को दिखाएगा कि भारतीय संविधान का कैसे विकास हुआ है, और विकास दो चरणों पर हुआ। पहला, संविधान जब बना उसके पहले कैसे कैसे विकास होकर संविधान बना, और संविधान जब बन गया उसके बाद कैसे कैसे विकास हुआ आज तक संविधान। यानी आज जो वर्तमान में देखा जाए तो अभी तक 106 संशोधन हुए हैं। उस सारे 6 संशोधन में जो महत्वपूर्ण संशोधन रहे हैं उन सबको भी हमें पढ़ना। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इशू एंड चैलेंजेस pertaining to federal structure, devolution of power, finances up to local level and challenges therein। कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना ये है कि जो यूनियन, यहाँ लिखा है यूनियन, और ये स्टेट, उसका क्या रिलेशन है, उसमें क्या चैलेंजेज है, उसको मुख्य रूप से पढ़ना। यानी हमें पढ़ना क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। हमें इसमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ना। फेडरल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी पढ़ेंगे और फाइनेंस भी। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस लोकल बॉडी तक, यानी कि हमारे देश में जो 3 स्तरीय संरचना है, संघ, राज्य और पंचायती व्यवस्था, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी, इस तीनों स्तर को हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे फाइनेंस और पावर का डिवोल्यूशन हुआ। इसको आईएएस में भी सेम टॉपिक है, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर ये पूरा सेम टॉपिक है, फिर से पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा सेम टॉपिक है। यानी कि इस पूरे टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि भारत में संघवाद की क्या स्थिति है, संघ और राज्य संबंध क्या है, संघ और पंचायती राज में क्या संबंध है, राज्य और पंचायती राज में क्या संबंध है, और तीनों स्तर में जो पावर और फाइनेंस का डिवोल्यूशन हो रहा है उसको हमें पढ़ना। अब तीसरा टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये बड़ा वेग टर्म आपको लग रहा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर देखिए 2 तरीके का होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो यहाँ पर इसके पहले हमने पढ़ा यूनियन और स्टेट, दिस इज अ सेपरेशन ऑफ पावर इन रेफरेंस ऑफ इन वर्टिकल रेफरेंस। ये जो पहला, इसके पहले जो टॉपिक है उसमें जो पावर का डिवोल्यूशन है, सेपरेशन है, वो क्षैतिज, लंबवत है, वर्टिकल है। लेकिन यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है वो क्षैतिज पावर की बात की गई है। यानी कि जब राज्य और संघ में पावर का विभाजन होता है तो उसे कहते हैं लंबवत, लेकिन जब संसद, न्यायालय और कार्यपालिका में पावर विभाजन होता है तो उसको कहते हैं क्षैतिज। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर वही कहा गया। यानी कि हमें विभिन्न जो बॉडीज हैं, संसद, सर्वोच्च न्यायालय यानी पूरी न्यायपालिका या फिर सरकार, तीनों में कैसा विभाजन है वही देखना है। अब पीसीएस में देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें देखिए सेम यहाँ पर दिया गया इसके पहले वाला जो, लेकिन ये इसमें जो स्टेट का और बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो इसके पहले वाला पीसीएस में अगर देखा जाए तो इसके जो पहले वाला टॉपिक है वैसी टॉपिक का विस्तार ये है।
हालांकि इसमें अंतर यह है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन को स्पष्ट लिख दिया गया। ये कहीं ना कहीं आ वही रहा है, फाइनेंस कमीशन जो है वो कैसे काम करता है, वो हम अगर नहीं भी अलग से लिखा होता तो हम उसमें पढ़ ही लेते पावर डिवोल्यूशन में कि कैसे कैसे यह पावर का या फाइनेंस का बंटवारा करता है। अब इसके नीचे देखिए वो जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है इसमें, जो उसमें तीसरा टॉपिक था सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन। ये आईएएस में जैसा है इसमें भी सेम, लेकिन इसमें जो अतिरिक्त दिया है वो इमरजेंस एंड यूज ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ जो बार बार दोनों में आया है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्या है एग्जैक्टली? ये है केंद्र और राज्यों में जो विवाद होता है या राज्यों के बीच जो विवाद होता है, जैसे जल को लेकर विवाद होता है, भूमि को लेकर विवाद होता है, जीएसटी को जैसे लेकर विवाद होता है, उन सारी चीज़ों का जो विवाद है उनका जो समाधान करने के तरीके हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ने। या फिर संसद और सरकार के बीच कोई अगर विवाद खड़ा हो जाए, न्यायालय और सरकार के बीच कोई विवाद खड़ा हो जाए, या न्यायालय और व्यवस्थापक कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो ये सारे विवाद का जो है निस्तारण जो संस्था करती है उसी को हमें पढ़ना है। और हमारे देश में, हमारे संविधान में इसका निस्तारण की कुछ संस्थाएं हैं, उसमें से एक संस्था फाइनेंस कमीशन है, एक संस्था अभी तक योजना आयोग थी, अब उसका थोड़ा से कम उसका प्रभाव है, लेकिन नीति आयोग है। इसके अलावा जीएसटी परिषद है। इसके अलावा जो विभिन्न नदी जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण बनते हैं, इस तरह कई मैकेनिज्म, उन सबको यहाँ पर हमें पढ़ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों टॉपिक है, एक यानी कि 2, 3 और 4, ये सारे टॉपिक हैं, ये कहीं न कहीं पावर के जो डिवोल्यूशन है या पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके संबंध में टॉपिक है। ठीक है, यानी केंद्र राज्य में क्या संबंध है, संसद और सर्वोच्च न्यायालय में क्या संबंध है, इस संबंध में टॉपिक है, यही चीज इसमें पढ़ना। अब आगे देखिए, अब देखें कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम with that of other major democratic countries। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पीले से इसलिए किया है कि मेजर डेमोक्रेटिक ये आईएएस के सिलेबस में नहीं है। इसमें देखिए कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ दैट्स ऑफ अदर कंट्रीज, यहाँ अदर कंट्री लिखा है। अब इसमें समझिए कि उसने डेमोक्रेसी लिख दिया है, लेकिन कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी है संविधान भी वहीं पर है, अन्यथा संविधान भी किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संविधान तो दुनिया में कई देशों के पास है, तो क्या सभी देशों से कंपेरिजन करना है? नहीं, ऐसा नहीं। जो मेजर कंट्रीज है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और चाइना, ये 4 कंट्रीज, या कभी कभी फ्रांस भी कह सकते हैं, ये 4 या 5 कंट्री, यानी कि बड़ा देखा जाए कि जहां पर कुछ भिन्नता है। जैसे अमेरिका का संविधान इसलिए क्योंकि वहां पर कैसा है, फेडरल सिस्टम, ठीक है, और वहां पर और क्या चीज है, वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो हमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली और फेडरल सिस्टम ये पढ़ना अमेरिका से। ब्रिटेन का क्यों? क्योंकि वहां पर संसदीय व्यवस्था। चाइना का क्यों? क्योंकि वहां पर एक दलीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये 4 मेजर हैं। फ्रांस का मैं इसलिए कह दिया क्योंकि वहां पर संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिक्स पाया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका भी कभी जिक्र आ सकता है। हालांकि इस पॉइंट से, इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, कभी एक आध क्वेश्चन नहीं आया, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये नहीं है। अब आगे देखिए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज इशू अराइजिंग आउट ऑफ दीज। यानी कि हमें पार्लियामेंट यानी संसद पढ़ना है, राज्य के लेजिस्लेचर जो है वो पढ़ना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है पढ़ना है, क्या फंक्शन है पढ़ना है, उसका बिजनेस कैसे होता है पढ़ना है, उसकी पावर क्या है पढ़ना है, उसके विशेषाधिकार क्या है पढ़ना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार इस दोनों संसद और राज्य विधान परिषद में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन भी लगातार आए हैं, वो है प्रिविलेज। तो प्रिविलेज जो दिया है संविधान में, या संसद को दिया हो या सांसद को दिया हो, यानी सांसद यानी कि प्रत्येक एमपी को दिया गया, दोनों प्रिविलेज पर क्वेश्चन आए हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर एक देखेंगे इशू अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ दीज, यानी कि अगर संसद के संबंध में, संसद में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उससे या महत्वपूर्ण के साथ सिग्निफिकेंट है, यानी कि उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अन्यथा अब ये कोई नहीं पूछने वाला कि पार्लियामेंट और राज्य व्यवस्था का क्या कार्य है और क्या उसका जो है अधिकार शक्ति है, ये प्रश्न कभी नहीं आने वाला है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन आईएएस में ऐसा प्रश्न नहीं है। पीसीएस का देख लें, पीसीएस में सेम है, ये वाला पूरा जो है छठा जो है वो पूरा सेम है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। अब अगला देखें, आईएएस का देखते हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स। यहाँ पर देखिए पढ़ना क्या है, ये समझना है। इसमें क्या पढ़ना है कि जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय हैं, उनके संबंध में कोई इशू हो तो पढ़ लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कोई इशू उभर रहा है तो पढ़ लेना है। यानी कि ये टॉपिक में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एग्जीक्यूटिव, दो शब्द दिया गया ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन दो टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं। और ऊपर देखिए जो दिया गया है, ये जो एक सेपरेशन ऑफ पावर वाला है, इसमें संबंध पढ़ने हैं। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि इनमें इनके पास क्या शक्तियां हैं, इनका क्या संगठन है, इनकी क्या संरचना है, ये पढ़ना है। दोनों में देखिए अंतर है, दोनों टॉपिक अलग अलग है। ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों अलग अलग हैं और दोनों का उद्देश्य भी अलग है, इसलिए दोनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो है प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन और इनकी भूमिका, दबाव समूह और उनकी भूमिका परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला है उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीसीएस में देख लेते हैं। पीसीएस में देखेंगे तो ये सारा वही है, यहां से यहां तक पूरा, लेकिन इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, अगर इसको नहीं भी जोड़ता है तो भी जुडिशरी में ये अंतर्निहित है कि पीआईएल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो आए हैं उसी के आधार पर जो आए हैं वो क्या है, पीआईएल से क्वेश्चन आएगा, न्यायिक सक्रियता से क्वेश्चन आएगा, अभिलेख न्यायालय, इस सब में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है उस पर क्वेश्चन आएगा, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार में जो संबंध है उससे क्वेश्चन आएगा। तो पीआईएल ऑलरेडी था, हालांकि इसमें इन्होंने जोड़ के अच्छा ही किया है, सबको क्लियर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि पीसीएस का सिलेबस ज्यादा क्लियर है। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब एक अगला टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ भी ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी दोनों जगह सेम 1950 और 51 दो पीपल्स
रिप्रेजेंटेशन एक्ट बने हैं उनको हमें पढ़ना है, और उससे क्वेश्चन भी आया है। ये महत्वपूर्ण है, हर साल तो नहीं आता लेकिन 2-3 साल में एक बार जरूर आ जाता है क्वेश्चन, और जो आता है तो महत्वपूर्ण आता है, इसलिए उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। उसका क्या महत्व है, चुनाव में क्या महत्व है, वो चीज़ें पढ़ लेनी है। ये काफ़ी आसान भी है, और अगर आ गया तो स्कोरिंग भी है। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, तो ये जितना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको हमें पढ़ना है। यहाँ पर भी सेम चीज दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब अगला यहाँ पर जो है IAS में देखें, वो है स्टेचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडी। पहले में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ना था, और दूसरे में हमें स्टेचुटरी बॉडी पढ़ना है, वैधानिक संस्थान पढ़ना है, और क्वासी जुडिशियल संस्थान पढ़ना है। इसमें जैसे सेबी है, कई बार क्वेश्चन आया है IAS में, सेबी आ सकता है, IRDA आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे, जैसे नीति आयोग इसमें आ सकता है। तो जो रेगुलेटरी संस्थान है उन सब को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बहुत डेप्थ में जाने की इसमें बहुत आवश्यकता नहीं होती है। उनके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, थोड़ा पढ़ लिया बहुत है। इसमें अगर PCS में देखें तो इन्होंने नीति आयोग को एक्सप्लिसिटली क्लियर किया है कि नीति आयोग हमें पढ़ाना है, हमें देना है क्वेश्चन नीति आयोग से। तो नीति इसलिए बड़ी अच्छा है, क्योंकि नीति आयोग सबसे महत्वपूर्ण है। IAS के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण नीति आयोग है, लेकिन उसने दिया नहीं है, उसने सीधा सीधा लिख दिया है कि रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल या फिर स्टेचुटरी बॉडी भी बताइए। तो स्टेचुटरी बॉडी 10-15 है, उनको आप देख लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब अगला देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन। अब इसमें क्या है, ये बड़ा ही वेग टॉपिक है। वेग टॉपिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत सारी है, और इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट तो हर जगह इंटरवेंशन है डेवलपमेंट का, हर जगह इंटरवेंशन, सड़क बन रही है, बिजली बन रही है, रेलवे जा रहा है, हर जगह इंटरवेंशन है डेवलपमेंट का। तो ये बड़ा बेग टॉपिक है, इसलिए इस बेग टॉपिक से हमें करना क्या है कि हमें यहीं से महत्वपूर्ण देखना ये है कि इसमें करंट में क्या चल रहा है। कोई योजना परियोजना जो बड़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है, जैसे मिशन जल शक्ति हो गया, ठीक है, उससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जैसे नई शिक्षा नीति है, उससे प्रश्न आ सकता है, नई शिक्षा नीति उस वहाँ से प्रश्न आ जाएगा। हेल्थ में आयुष्मान, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये बड़ा ही वेग है। PCS में देख लिए इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ICT अतिरिक्त दे दिया है, जो कि IAS में देखिए नहीं है। ये यहाँ तक है, इम्प्लीमेंट तक है, हो गया काम खत्म। देखिए इम्प्लीमेंट जो शब्द है, इम्प्लीमेंट में ICT ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंक्लूड नहीं है, लेकिन PCS ने स्पष्ट कर दिया है, इसलिए ये ICT बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न, जैसे ICT का क्या मतलब है, जैसे जन धन योजना, जैसे मोबाइल से सबको जोड़ दिया गया, सबको जो है बैंक से जोड़ दिया गया, और उसके बाद सबको आधार दे दिया गया, ये 3 चीज़ें जोड़ दी गई, तो सीधा बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो योजना है वो
लागू हो पाई। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही है कि आपको इतना आधार दे दिया गया, ऐसे जो है सारी चीज़ें जोड़ दी गई सबको, और योजनाओं का लाभ सबको सीधा मिल रहा है। ये आईसीटी का ही कमाल है। तो ऐसे हमारे लिए आईसीटी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज योजनाओं का क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आईसीटी का है, क्योंकि योजनाओं में कौन लाभ प्राप्त कर रहा है, कितना लाभ प्राप्त कर रहा है, किसको मिला किसको नहीं मिला, इन सब का जितना भी लेखा जोखा है वो आईसीटी ही करता है। अब देखिए, यहाँ तक या इसके पहले 10 तक, ये गवर्नमेंट स्कीम को भी अलग कर सकते हैं। यहाँ मैं कहूँगा ये जो 10 तक है, इस यहाँ तक, इसको हम लोग रख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आईएएस में भी यहाँ तक है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ तक ये जो है इसको हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में संविधान के बारे में भी दिया गया है, और संविधान के अतिरिक्त जो संस्थाएं चल रही हैं उनको भी हमें पढ़ना है, दबाव समूह भी हमें पढ़ना है, और गैर जैसे एनजीओज भी हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें रेगुलेटरी बॉडी भी पढ़नी है, हमें स्टैट्यूटरी बॉडी भी पढ़नी है। तो ये पूरी तरह से संविधान और अन्य चीज़ें जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, जिसको हम इन पॉलिटी कहते हैं, इसलिए हम अगर देखें तो इसको कह सकते हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम का पेपर, ये संविधान का पेपर नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम का पेपर। अब ये गवर्नमेंट स्कीम जो हम लोग देख रहे थे, वहां से शुरू हो जाता है सोशल इशू। अब अगला टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डिवोल्यूशन, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल्स ऑफ एनजीओ, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि विकास में जो विभिन्न एनजीओज हैं, एसएचजीज हैं, जो अन्य डोनर्स हैं, क्या योगदान कर रहे हैं, इनके बारे में देखना है। और कुछ महत्वपूर्ण एनजीओ देख लेना, बहुत ज़्यादा इस पर इतने सारे एनजीओ कहाँ देख पाएंगे, 33 लाख एनजीओ हैं भारत में, लेकिन हमें 4-6 एनजीओ हर क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, स्वच्छता के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, ऐसे 3-4-5 क्षेत्रों में 2-2, 3-3 एनजीओ जान लेने हैं, और उसी को हमें क्वेश्चन में लिखना है। हमें बहुत सारे एनजीओ नहीं जानने की जरूरत है। एसएचजी महत्वपूर्ण है, वो अलग चीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि ये सीधा सीधा गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में जो लिवलीहुड मिशन जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है ये, तो ये अलग है, इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ये चीज़ पीसीएस और ईएस दोनों में है और सेम भी है। ठीक है, तो ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर सेम, ये वेरियस ग्रुप, डोनर, चैरिटी सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं। अब अगला क्या है टॉपिक? वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड द बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। इतना सारा दिया गया है, इस सब में आईएएस में भी सेम दिया गया है, ये सब यहाँ सारा दिया गया है। इन सब का केवल एक अर्थ ये है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे जनजाति, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए, दिव्यांग, इन सब के लिए सरकार क्या कर रही है, कौन सा नियम, देखिए सब चीज़ दिया गया। स्कीम भी पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म उस संबंध में क्या है, लॉ भी क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, यानी कि क्या कानून है, क्या संस्थाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। महिला के संबंध में, बालक के संबंध में, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, इन सब के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स,
यानी कि यहाँ तीन मुख्य चीजें हैं कि हेल्थ के संबंध में क्या चल रहा है, एजुकेशन संबंध में क्या चल रहा है, ये दोनों मिला के ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में एक कौशल विकास भी जोड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में देश में क्या चल रहा है, वही चीजें हमें इसमें पढ़ना है। आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम ही चीज दिया गया है, इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पर पूरा पूरा जो है ये दिया गया, सेम दिया गया। तो एजुकेशन संबंध में अब अगला टॉपिक, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। देखिए ये आईएएस में तो इतना ही है, लेकिन जो ये इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, ये जो है ये दिया इसलिए है कि इन सब का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, इन सब इशू को पढ़ना है हमें। पॉवर्टी और हंगर के इशू को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये जो 11, 12, 13, 14 और 15, इन 15 में टॉपिक को हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये 15 टॉपिक जो है वो सोशल इशू के टॉपिक हैं। और इन सारे सोशल इशू के टॉपिक में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इस सारे टॉपिक में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक आता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन का नेचर ये रहता है कि सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर, एक का कभी हो सकता है, करंट अफेयर के रहते हैं। यानी कि सरकार क्या स्कीम चल रही है, वो कैसे चल रही है, किन के लिए चल रही है, यही जानना इस पूरे सोशल इशू का महत्व। इसके लिए बहुत ट्रेडिशनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी के क्या कारण है, बेरोजगारी क्या कारण, ये सब नहीं पढ़ना है। प्रश्न क्या आता है कि गरीबी की गणना कैसे की जाती है। प्रश्न क्या आता है कि बेरोजगारी के संबंध में क्या क्या पॉलिसीज हैं, गरीबी के संबंध में क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। तो पीसीएस में भी यही क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी क्वेश्चन आता है। तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में, कौशल विकास में जो स्कीम्स हैं उनको पढ़ लेना है। इसमें ये बहुत बड़ा लगता है, बहुत वेग भी सिलेबस लगता है, लेकिन इसमें इतना वीकनेस है नहीं। इसमें सीधा सीधी बात है कि गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही है उसको पढ़ना है, और जो टॉपिक है उसको हल्का से बेसिक पढ़ लेना बस। अब अगला देखिए तो आप पाएंगे कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के संबंध में कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। इसमें देखिए टू टर्म मिलाकर ये है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे होगी, ई गवर्नेंस होते। ई गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस का ही क्या एप्लीकेशन है, क्या मॉडल है, इसका क्या सक्सेस है, क्या सफलता अभी तक मिली है, इसको लिमिटेशंस क्या हैं, और इसका क्या पोटेंशियल है, इसमें क्या संभावना है। यानी कि ई गवर्नेंस बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ई गवर्नेंस से ही जुड़ा टॉपिक एक है, वो है सिटीजन चार्टर। और ये जो सिटीजन चार्टर है, यहाँ पर आरटीए नीचे दिया गया होगा। ये आईएएस में क्या है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सिटीजन चार्टर यहाँ पर भी है। इसमें जो बाद में एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जो कि जोड़ने को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऊपर दिया ही गया था, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि देखिए आप, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऊपर भी दिया गया है, इसलिए यहाँ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दो बार जोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। अन्यथा इसको जोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। तो इस टॉपिक में मुख्य क्या है, सुशासन के साथ अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है, ये है। और ट्रांसपेरेंसी कैसे है, ये है। और तीसरा जो है वो सिटीजन चार्टर। अगला टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। अब पीसीएस में देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इस शब्द को जोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, वो चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा है जोड़ दिए हैं वो, इसलिए क्योंकि हमें पता चल जा रहा है हमें क्या पढ़ना है।
तो इन कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है इन संबंध में सिविल सर्विस में। तो रोल ऑफ सिविल सर्विस बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है इसमें हम सिविल सर्विस की जो भूमिका है डेमोक्रेसी में, उसी को हमें पढ़ना है। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। ये दो टॉपिक यानी कि 16 और 17, इन दो टॉपिक ये गवर्नेंस के टॉपिक है। गवर्नेंस में क्या पढ़ना है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और सिविल सर्विस। ये सिविल सर्विस, ये 4-5 टॉपिक पढ़ना है बस। अब पीसीएस में ये है और आईएएस में भी सेम है। अब अगला 4 टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से बना, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, मतलब भारत और उसका पड़ोसी। इसी तरह यहाँ पर पीसीएस में भी सेम दिया गया है, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। अब वो भाषा अलग है, बात नहीं है, यानी कि भारत का संबंध उसके पड़ोसी देशों से, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सब आसपास के देशों से जो हमारा संबंध है उसे हमें देखना है। इस इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बायलिटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। ग्रुपिंग का मतलब संगठन, एग्रीमेंट, ये दो शब्द ध्यान दीजिएगा। इंडिया एंड और इफेक्टेड इंडिया इंटरेस्ट, यहाँ देखिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, या जिसमें भारत ऐसे संगठन, ग्रुपिंग मतलब संगठन, एग्रीमेंट मतलब समझौते, ऐसे संगठन या समझौते जिसमें या तो भारत इन्वॉल्व हो या भारत को हितों को बहुत प्रभावित कर रहा है। अगर भारत नहीं भी है लेकिन उसके हितों को प्रभावित कर रहा है तो उसको भी हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण संगठन है, सार्क है, आसियान है, ठीक है, ब्रिक्स है, G20 है, G7, जैसे G7, यहाँ पर जो इफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में सबसे सही जो अगर कोई संगठन है, सबसे अच्छा उदाहरण वो है G7। G7 का भारत सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी G7 में भारत का इंटरेस्ट है और इसीलिए आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री G7 में अभी गए थे। ये पीसीएस है और आईएएस में भी सेम है, बायलेटरल। तो यहां पर एक और शब्द मैं बताना चाहूंगा, बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल। ये ग्रुपिंग का 3 प्रकार है। रीजनल का मतलब हो गया जैसे सार्क और आसियान, ग्लोबल का मतलब हो गया जैसे G20 हो गया, ठीक है, यूएन हो गया, ये ग्लोबल है, ठीक है। और बायलिटरल जैसे भारत और अमेरिका संबंध, ये पड़ोसी तो अमेरिका नहीं है, भारत और रूस संबंध, भारत और फ्रांस संबंध। अब आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब दुनिया के हर देश से संबंध भारत का नहीं पढ़ना है। इसके लिए सबसे सिंपल ये तरीका है कि जिस भी देश के साथ, इससे कोई ऐसा नहीं आएगा प्रश्न कि भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए, ऐसे नहीं आएगा। जो भारत और चीन का वर्तमान में कुछ मुद्दे चल रहे हैं उसी से आएगा, यानी कि कोई ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है, ये जीएस का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस में 2 देशों संबंध देखा जाता है, इसमें करंट अफेयर में जो चल रहा है वही केवल आएगा, अन्यथा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बायलिटरल में सारे देश आ जाते हैं लेकिन सारे देशों को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना वही है जो कि वर्तमान में चल रहा हो, ठीक है। तो जो आप देखेंगे घटना चक्र जो चल रही होती है उसी से संबंधित देशों से हमें संबंध पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस दोनों में सेम ही है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है।
देखिए इस टॉपिक को ढंग से समझिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो विकास के संबंध में विभिन्न जो नीतियां चल रही हैं, जैसे चीन का वन बेल्ट वन रोड योजना चल रही डेवलपमेंट की, उसका भारत से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इंटरेस्ट है, या डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी कोई योजना परियोजना विकास संबंधी जो चल रही हो, जैसे भारत का ग्रोथ कॉरिडोर, भारत अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, तो ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है। और एक पूरा अलग टॉपिक है डायस्पोरा का, तो भारतीय डायस्पोरा जो है उस पर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल नहीं तो हर दूसरे साल जरूर आते हैं। अंतिम में महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संस्थान जो हैं, एजेंसीज हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका मैंडेट क्या है, ये है। जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन या ग्रुपिंग जो है उसमें भी वही चीज़ है, लेकिन ग्रुपिंग और इंस्टीट्यूशन में बहुत कुछ अंतर भी थोड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ग्रुपिंग तो है लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसीलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे यूएन है, यूएन इंस्टीट्यूशन भी है और ग्रुपिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुपिंग और इंस्टीट्यूशन कहीं कहीं अलग हो जाता है, कहीं एक भी हो जाता है, इसलिए इनको डाल दिया गया है। अब पीसीएस में देख लीजिए, पीसीएस में भी सेम है ये चीज़ें। बहुत महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, यानी कि इसमें जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, G20 हो गया, गुट निरपेक्ष, ये सब बड़े बड़े जो, इनमें सब नहीं पढ़ना, वही चीज़ पढ़ना है जो करंट में चल रहा। और लास्ट में देखिए इसमें उत्तर प्रदेश फीसद में आईएएस में नहीं है, उस यहाँ पर है रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट के करंट अफेयर और इवेंट। ये मैं कहता हूँ ये टॉपिक ही पूरा सिलेबस है, क्योंकि ये पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस केवल दिया गया है टॉपिक के रूप में, और ये दिया गया है कि आएगा प्रश्न कहाँ पे। यानी कि जो पूरा सिलेबस है उन सारे टॉपिक में जो करंट में चल रहा है वहीं से क्वेश्चन आना है। ये पूरे सिलेबस में आईएएस में भी और पीसीएस में भी। पीसीएस में कुछ स्टैटिक पोर्शन से आ जाते हैं लेकिन बहुत नहीं। आईआर में कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है, बड़ा ही डायनेमिक पोर्शन है। सोशल इशू कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है, डायनेमिक पोर्शन है। जो ई गवर्नेंस है कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं, डायनेमिक पोर्शन है। तो ये तीनों से बड़ा डायनेमिक पोर्शन आएंगे। हालांकि इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम का है, वो उससे जो है वो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आ सकता है या आया भी है कि नीति आयोग क्या है, ठीक है, विधान परिषद की संरचना पीसीएस में आया है, विधान परिषद की संरचना और कार्य। तो यहाँ पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी का जो पेपर है उससे तो आप अपेक्षा कुछ कर सकते हैं कि स्टैटिक आएगा, और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा से और देख लीजिए विश्लेषण। उसके बाद देखिए हम लोग देखिए 5 चीजें हैं। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मोर ओवर जो थीम है एक ही है, यानी कि जो थीम है वो दोनों पेपर में लगभग सेम है। दोनों में 5 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक जो भी है, दोनों इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू और इंटरनेशनल, 4 टॉपिक है दोनों। लेकिन दोनों के एक्सप्लेनेशन में सिलेबस से कुछ डिफरेंस है, और पीसीएस का वही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा क्लियर है। आईएएस के सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वेग है, और मैं तो कहता हूँ सेकेंड पेपर का सिलेबस का बहुत सारा वेगनेस है इसमें। सेकेंड पेपर के सिलेबस में काफ़ी वेगनेस है। सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रखा है, इसमें भी यस रखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पीसीएस के सिलेबस में है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही 4 टॉपिक है। अप्रोच में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप पाएंगे आईएएस पीसीएस दोनों के प्रश्नों में बड़ा अंतर हो जाता है, हालांकि सिलेबस एक जैसा है। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ आईएएस में जो प्रश्न आते हैं ज़्यादा कम्प्रहेंसिव होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, ज़्यादा
ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रॉड होते हैं, और पीसीएस में ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो स्टैटिक किस्म के होते हैं, ज़्यादातर सीधे सपाट होते हैं, डेप्थ कम होती है, उथले हुए होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि दोनों में सिलेबस में काफ़ी अंतर है, और दोनों के सिलेबस के न केवल कंटेंट में कुछ अंतर है बल्कि नेचर में तो बहुत अंतर है। यानी कि दोनों के सिलेबस का नेचर बहुत अलग अलग है, तो नेचर हमें समझना है। और अगर आईएएस बीसीएस आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अंतर जरूर जानना चाहिए। अगर अंतर आप नहीं जानेंगे तो आप अच्छे से दोनों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर केवल आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो और अच्छे से अंतर जानना चाहिए, क्योंकि हम पीसीएस में भी आईएएस तैयारी करते रहेंगे तो फिर आईएएस की तैयारी ही कर पाएंगे, पीसीएस हमारा नहीं निकल पाएगा। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।